तो सबसे पहले तो तुम्हें ये चीज़ें ऑलरेडी वैसे तो पता है, बट फिर भी थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ रिकॉल तुम्हें करवा देता हूँ। जंक्शन, लूप और ब्रांच, ये तीन टर्म्स है। तीनों के तीनों टर्म्स का मीनिंग सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए। जंक्शन, लूप, है ना, और ब्रांच, ऐसा इन सब का मीनिंग एक्चुअल में बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए सबसे पहले तो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, ये R1 हो गया, E1 हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये E2 हो गया, मान लेते हैं ऐसा, है ना, ये R2 है, ऐसा कुछ एक सर्टन इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास दिया हुआ है। अभी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम लोग सेल्स और रेजिस्टेंस के साथ ही डील करेंगे, ठीक है, इसीलिए अभी सर्किट में ना तो कोई कैपेसिटर है ना तो कोई इंडक्टर है, ठीक है। बाद में तुम कैपेसिटर और इंडक्टर वाले भी सर्किट एक्चुअल में सॉल्व करना सीखोगे, बट अभी क्योंकि बहुत ही बच्चा छाप अभी तुम्हारा जो टॉपिक है उसमें सिर्फ और सिर्फ वो 10th सिलेबस वाला तुम्हारा रेजिस्टेंसेस और EMFs ही तुमको दिखाई देंगे एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये एक सैम्पल इलेक्ट्रिक सर्किट है मेरे पास, तुम भी बना सकते हो, दसियों बना सकते हो, कोई भी बना सकता है, ठीक। इसमें जंक्शंस कहाँ कहाँ पर है देखो, जो नोड्स है ना, अपन ने जो बातचीत किए थे, ये जैसे नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है ना। बेसिकली एक जहाँ तुम्हारे पास मैं ऐसा कहूँगा कि पोटेंशियल जहाँ भी तुम्हारा चेंज हुआ, लेवल जहाँ भी तुम्हारा चेंज हुआ, इलेक्ट्रिकल हाइट जहाँ भी तुम्हारी चेंज हुई, वो एक नोड हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। अच्छा, उसमें और भी नोड्स तुम बना सकते हो, जैसे देखो ये एक नोड हो गया C, ये एक नोड हो गया D, ऐसा, ठीक है क्या, ये एक नोड हो गया E, फिर ये एक नोड हो गया F। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये सारे नोड्स ऐसे ऐसे मैंने नाम क्यों दिए ऐसे इस तरह से? ये B वाला नोड, ये भी B वाला ही नोड है, समझे क्या, दिस इज़ ऑल्सो नोड B, ठीक है। जैसे ये दिस इज़ ऑल्सो नोड D, है ना, ये भी नोड B है, ऐसा। नोड बोलो, जंक्शन बोलो, नोड और जंक्शन एक ही चीज़ है, नोड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ यहाँ तुम देख सकते हो, जैसे ये एक लेवल है, ये एक सर्टन लेवल है, A इज़ एट अ सर्टन हाइट, इलेक्ट्रिकल हाइट। तो जैसे ही मैं इस एलिमेंट को पार करूँगा, मेरी इलेक्ट्रिकल हाइट चेंज हो गई। तो मैं यहाँ पर पर्टिकुलर एक लेवल पर था, एक नोड पर था, अब दूसरी नोड पर आ गया, देखो इसको नोड B बोल रहा हूँ मैं। जब तक एक एलिमेंट ना आए तब तक ये नोड चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो दीज आर जंक्शंस A B C D E F, ठीक, दीज आर जंक्शंस। ये सारे के सारे तुम्हारे पास जंक्शंस हैं। और लूप तो तुम समझते ही हो एक जंक्शन से शुरू करके या फिर एक नोड से शुरू करके वापस उसी नोड तक अगर तुम पहुंचते हो तो उसको एक लूप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक लूप देखो, ये हो गया ऐसा, दूसरा लूप ये हो गया, तो लेट्स से ABEFA, ठीक है, जहाँ से शुरू कर रहा हूँ वहीं ख़त्म कर रहा हूँ, तो दिस इज़ अ लूप। और बोलो ACDBA, जहाँ शुरू कर रहा हूँ वहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अगेन एक और लूप हो गया, ठीक है। ब्रांच किसको बोलेंगे? तुम्हारे पास ब्रांच एक्चुअल में किसी भी दो नोड के बीच वाला जो हिस्सा है वो ब्रांच हो गई, और क्या। अब इसका कुछ स्ट्रिक्ट तो मैं क्या बोलूँ, ये सब थोड़ा टर्म्स है, तुम्हें पता होना चाहिए। कोई भी दो नोड के बीच वाला जो हिस्सा है ना, ब्रांच इज़ एनीथिंग विच लाइज बिटवीन टू नोड्स, ठीक है। तो ब्रांचेस क्या क्या हो गए, जैसे तुम्हारे पास देखो AF है, EF है, एक्सेट्रा, है ना, AF EF। इनफैक्ट कोई भी दो जंक्शन से या नोड्स हो सकते हैं। AB इज़ ऑल्सो अ ब्रांच, AB एक्सेट्रा, अभी तो बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है क्या। ये सारी की सारी ब्रांचेस हो गई, ठीक। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हुए दिखेंगे तुम्हें अपनी किताब में, समझे। अच्छा, अब इसके अलावा दो अलजेब्रिक रूल्स हैं जिसके बेसिस पर हम लोग आने वाले सेक्शन के सवाल करेंगे, सेक्शन 1 के, ठीक। तो इसमें बेसिकली पहला जो रूल है दैट इज़ KCL, है ना, किरचॉफ्स करंट लॉ। दिस इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक, ध्यान रखोगे। अच्छा, किस तरह से भाई, अगर मान लेते तुम्हारे पास लेट से एक जंक्शन है, कैसा भी, ये ऐसा कुछ, ऐसा जंक्शन अगर चालू है, ऐसा कुछ है जंक्शन, मान लेते हैं
यहाँ पर कुछ इनकमिंग चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है ना, कुछ आउटगोइंग, कुछ इनकमिंग चार्जेस हैं, कुछ आउटगोइंग चार्जेस हैं Q4, ठीक है क्या, Q5 ऐसा कुछ है। ये मानते हैं एक जंक्शन है, जंक्शन का नाम दे देता हूँ मैं कैपिटल P ऐसा। तो अब ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैं क्या बोल सकता हूँ, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऐसा कहा जा सकता है दैट जितना भी चार्ज इस जंक्शन पर आ रहा है, ठीक, यानी कितना आ रहा है देखो, Q1 आ रहा है, Q2 आ रहा है, Q3 आ रहा है, उतना ही चार्ज इस जंक्शन से बाहर भी निकल रहा होगा, है ना, बिकॉज चार्जेस आर कंजर्व्ड और चार्ज कहीं एक्यूमुलेट तो हो नहीं रहा है, ठीक है क्या, कि भाई जो P है वहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट होते जा रहा है, ऐसा तो है नहीं, ठीक। तो दिस इज़ इनकमिंग चार्ज और ये तुम्हारा आउटगोइंग चार्ज है, ठीक है क्या, ये दिस इज़ इनकमिंग चार्ज और वो दूसरा वाला इज़ आउटगोइंग चार्ज, ठीक है, क्लियर है बात। तो जैसे ही अगर मैं इस इक्वेशन को लेट्स से डेल्टा टी टाइम इंटरवल के लिए एनालाइज कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इसको दोनों साइड मान लेते हैं ऐसा डिवाइड अगर करता हूँ टी से, है ना, ऐसा, तब मुझे ये चीज़ मिल जाती है, ठीक है, ऐसा। अब Q1 चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम है ना, तो उस ब्रांच में एक्चुअल में अगर चार्ज मतलब मान लेते हैं एक ब्रांच से, इस पर्टिकुलर ब्रांच से अगर मेरे पास Q1 चार्ज अगर आया है इन टाइम t, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, I1, समझ गए। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और यही एक्चुअल में तुम्हारे पास किरचॉफ्स करंट लॉ है, द एल्जेब्रिक सम, है ना। इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज अगर करता हूँ, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सिग्मा I इज़ 0, ठीक है। द एल्जेब्रिक सम, दैट इज़ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द currents अराइविंग एट अ जंक्शन, है ना, एट अ जंक्शन लिखो सीधा, एट अ जंक्शन बोले तो नोड इज 0। अब यहाँ पर मुख्य बात है, अच्छा कुछ लोगों को सिग्मा ऑपरेटर का मीनिंग नहीं पता होगा, तो सिग्मा जैसे अगर तुम्हारे पास मान लेते हैं ऐसा लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 ऐसा एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू 10 लिखा हुआ है, तो इसको तुम सिग्मा ऑपरेटर की मदद से ऐसा लिख सकते हो, सिग्मा लेट्स से n = 1 से 10 n ऐसा। तो देखो जब n की वैल्यू 1 होगी तो अंदर वेरिएबल क्या प्रोड्यूस कर रहा है, n की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 हुआ, ठीक है क्या, n की वैल्यू, इसके बाद ये इसको काउंटर कहते हैं। सिग्मा ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगा, हटा दूंगा। सिग्मा वाली चीज़ तुम्हें एक्चुअल में अपनी किताब में भी लिखते हुए दिखेगी, ठीक है, किताब में भी लिखी हुई मिलेगी। तो जैसे n = 1 है तुम्हारे पास, ठीक, तो n = 1 का मतलब है ना, n = 1 है जैसे अगर तुम्हारे पास, तो n ने अंदर रखे एक्सप्रेशन ने क्या वैल्यू प्रोड्यूस की तुम्हारे पास, 1। अच्छा अब इसके बाद काउंटर फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या लेगा, 2, n = 2, ठीक। तो जब n = 2 होगा तो अंदर वाले लिखेगा एक्सप्रेशन ने वैल्यू क्या अज्यूम की, 2 ऐसा। तो जितनी भी वैल्यूज़ एक्चुअल में अंदर वाला एक्सप्रेशन अज्यूम करता जा रहा है वो सबको फिर जोड़ देना तुम, जैसा सिग्मा का मतलब होता है सम, ठीक है ऐसा। फिर देखो n = जब 3 होगा तो अंदर वाले एक्सप्रेशन ने वैल्यू ली 3, उसको जोड़ देंगे ऐसा एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू 10 तक। तो ये वाली तुम वैल्यू देख सकते हो, है ना, किस तरह से सिग्मा तुम्हें डिनोट करता हुआ दिखा रहा है, समझे। जैसे अगर यही चीज़ इस प्रकार से अगर लिखी हुई रहती, मान लेते हैं लेट्स से ऐसा कुछ अगर लिखा हुआ रहता, इसको मैं हटा देता हूँ, जो फालतू में जगह घेर रहा है नोट्स की, एक सेकंड, तो ध्यान दोगे। लेट्स से सिग्मा अगर मैं ऐसा लिखा हुआ हूँ कुछ n + 2 ऐसा लिखा हुआ है, n = 1 से मान लेते हैं 5 तक, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, n = जब 1 होगा तो पहला ब्रैकेट क्या प्रोड्यूस करेगा, ये पहली वैल्यू क्या प्रोड्यूस होगी, ये दूसरी वैल्यू क्या प्रोड्यूस होगी, 2 + 2 ऐसा, तीसरी वैल्यू क्या प्रोड्यूस होगी, 3 + 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ, है ना, ये ऐसा, ये सारी वैल्यूज़ एक्चुअल में प्रोड्यूस हो रही। तो सिग्मा का मीनिंग ये हो गया, ठीक है क्या।
सिग्मा कैपिटल आई का मतलब क्या हो गया, उसमें काउंटर है ऐसा मानकर चलो, ठीक है क्या। तो जैसे अगर बहुत बार कैसा होता है, मानते मैंने ऐसा लिख दिया सिग्मा एन, तो इस चीज़ का मतलब क्या है, एन की वैल्यू पहले 1 है, फिर बाद में 2 है, फिर 3 है, एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू इन्फिनिटी, ये चलता जा रहा है ऐसा, ठीक है। तो बहुत बार ये कैसा है, ये जो काउंटर है इसको ड्रॉप कर दिया जाता है, ठीक, जो काउंटर है उसको ड्रॉप कर दिया जाता है ना, और ऐसे ही लिख देते हैं लाइटली, जैसे अभी मैंने सिग्मा आई लिख दिया है। तो आई का मतलब क्या है भाई, जितने भी हैं I1 I2 I3 I4 I5, जितने भी I100 I1000 I लाख जितने भी हैं वो सबका जो जोड़ है, एल्जेब्रिक जोड़, एल्जेब्रिक जोड़ का मतलब होता है विद साइन, ठीक है क्या, इसका एल्जेब्रिक का मतलब होता है विद साइन, ठीक है, विद साइन मतलब आने वालों का अगर तुमने एक पर्टिकुलर साइन अज्यूम किया और जाने वालों का अगर तुमने एक पर्टिकुलर साइन अज्यूम किया, तो देन दैट इक्वेशन है ना, देन दैट समेशन विल बी ज़ीरो, ध्यान रखोगे, ठीक। इन सारी चीज़ों को हटा लेते हैं, अभी नोट्स गंदे नहीं करने, ठीक है क्या। तो ध्यान दो, इसी इक्वेशन को तुम ऐसा भी तो लिख सकते थे, यहाँ देखो -I1 -I2 -I3 +I4 +I5 बराबर 0, ऐसा भी लिखा जा सकता था, समझ पा रहे हो। जैसे I1 +I2 +I3 लिखा है अगर मैंने, तो इसका मतलब मैंने क्या अज्यूम किया है, यहाँ पर मैंने अज्यूम किया इनकमिंग करंट्स पॉजिटिव, तुम किसी को भी पॉजिटिव उठा सकते हो, और यहाँ पर मैंने अज्यूम किया आउटगोइंग करंट्स आर पॉजिटिव, तुम किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव उठा सकते हो, दोनों के अपोजिट रखना बस, है ना, दोनों के जो साइन कन्वेंशन है उसको अपोजिट रखना। जैसे कि यहाँ फॉर एग्जांपल अगर देखें तुम, मान लेते हैं ऐसा कुछ है, और लेट्स से यहाँ आ रही करंट 1 एम्पियर, यहाँ आ रही करंट 2 एम्पियर, लेट्स से यहाँ पर आ रही करंट 5 एम्पियर, यहाँ से करंट जा रही है, अरे यार मान लो जो मानना है मानो बिंदास, x एम्पियर ऐसा, यहाँ से करंट निकल रही है 10 एम्पियर, और यहाँ से करंट जा रही है तुम्हारे पास, मान लेते हैं 20 एम्पियर, ऐसा कुछ है अपने पास, और तुमसे पूछा गया अब बताइए x की वैल्यू क्या होगी, है ना, यहाँ यूनिट्स वगैरह नहीं लगाते, x मतलब समझ लो ना कि एम्पियर में है, ठीक है क्या, फाइंड x ऐसा, ये अगर तुमसे पूछा जा रहा है, ये कुछ पूछा जा रहा है तुमसे, कैसे करोगे, बहुत ही आसान है, एट जंक्शन P, ठीक है क्या, यूजिंग KCL एट जंक्शन P, क्या कहोगे तुम, लगा लो भाई, इनकमिंग करंट पॉजिटिव कर लेते हैं, तो +2 +1 है ना, +5 -20 -10 -x बराबर 0, ठीक है। तो इससे क्या आ रहा है देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है, ध्यान रखना, कैलकुलेशन मिस्टेक का तुम ध्यान रखोगे थोड़ा, 8 -30 है ना -x बराबर 0, तो x की वैल्यू आ रही है कितनी, x की वैल्यू आ रही है -22, दिस माइनस साइन इंडिकेट्स व्हाट, जो हम लोगों ने अज्यूम किया है जो टाइप ऑफ करंट, इसका मतलब वो गलत है, इसका मतलब सही क्या होगा, माइनस साइन इंडिकेट्स व्हाट, दिस माइनस साइन इंडिकेट्स दैट आवर अजम्पशन है ना, that x is outgoing current is incorrect, इसका मतलब सही क्या चीज़ होगी, इसका मतलब है x is actually incoming current, ठीक है बात, x इसका मतलब क्या है, इनकमिंग करंट है, ठीक है, therefore x की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x इज, x कितना रह जाएगा तुम्हारे पास, 22 एम्पियर्स है ना, 22 एम्प्स टूवर्ड्स जंक्शन P, जंक्शन वाला वर्ड यूज़ करना, तुम्हारी किताब में एक्चुअली जंक्शन हर जगह ठूस रखा है, पर नोड भी कहा जाता है ना, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है, ये हम लोग का आंसर होगा, टूवर्ड्स या फिर अवे है ना, वो भी तुमको लिखना चाहिए, तभी तो करंट की डायरेक्शन तुम बताओगे। करंट इज़ नॉट अ वेक्टर, पहली बात तो ये ध्यान में रखना, बिकॉज इट डज नॉट ओबे द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, मतलब वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन ये सब उसमें नहीं चलता है, इसीलिए उसको वेक्टर की भांति हम ट्रीट नहीं करेंगे, बट इट हैज़ डायरेक्शन, ठीक, मतलब लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे ऐसा, ये तो बताओगे ना करंट का किस तरफ बह रही है करके, ठीक है क्या। तो उसमें इवन दो वी कंप्लीटली डिस्क्राइब करंट बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है ना,
बट सिंस इट डज नॉट ओबे द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, इसीलिए उसको वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। खैर, तो एक्स की जो वैल्यू है दैट इज़ 22 एम्पियर्स ऐसा, ठीक है क्या? ये KCL हो गया तुम्हारा। KCL के बाद जो दूसरा अलजेब्रिक रूल तुम एक्चुअल में इस्तेमाल करने वाले हो, दैट अलजेब्रिक रूल इज़ KVL, है ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो बाबू KVL है एक्चुअल में, है ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। अब KVL एक्चुअल में दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, तो जैसे होता क्या है कि अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास एक सर्किट है ऐसा, ये मान लेते हैं ऐसा कुछ है हिसाब, ये R1 है, मान लेते हैं ये R2 है, ऐसा कुछ है, ये लेट्स से E1 है, ये मान लेते हैं E2 है, ऐसा कुछ अगर मैंने बनाया अगर, तो लेट्स से करंट तुम्हारे पास फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है अगर करंट, है ना। मान लेते Q चार्ज है इस सर्किट में, Q चार्ज है, I छोड़ो तुम, Q चार्ज है, मान लेते Q चार्ज फ्लो कर रहा है मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर ऐसा मैं कहता हूँ कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ V1, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ V2, ऐसा अगर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है क्या? तो मामला कैसा हो रहा है, जब कभी भी एक चार्ज असल में एक सेल से गुजरता है, इस बात को ध्यान में रखना, है ना। जैसे मान लेते हैं अगर तुम्हारे पास ये EMF की सेल है, लेट्स से इसके थ्रू अगर एक चार्ज अगर गुजर रहा है ऐसा, ठीक है क्या? देन वाइल मूविंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, है ना, चार्ज गेन्स एनर्जी गेन्ड बाय चार्ज वाइल मूविंग, है ना, फ्रॉम A टू B इज एक्चुअली Q टाइम्स E। समझे? EMF की डेफिनेशन ही वही है, ठीक। तो अगर ये इस तरफ से ऐसा माइनस से प्लस अगर गया, इसका मतलब चार्ज ने एनर्जी गेन की है, ठीक। अच्छा, अब अगर मान लेते हैं अगर लेट्स से चार्ज अगर मान लेते हैं ये कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट्स से ऐसा कुछ, ये R है मान लेते हैं, और लेट्स से यहाँ इसका पोटेंशियल मैं ऐसा मान लेता हूँ, इस पॉइंट का पोटेंशियल है तुम्हारे पास V1, इस पॉइंट का पोटेंशियल है मान लेते हैं V2, ऐसा। तो इन दिस केस द एनर्जी गेन्ड, है ना, या फिर मेरे को ऐसा कहना चाहिए एनर्जी लॉस्ट, ठीक है, इक्वल्स Q टाइम्स V2 माइनस V1, ऐसा, ठीक है। अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास जो करंट है ना, वो लेट से ऐसा फ्लो कर रहा है, ये V1 माइनस V2 करो इसको ऐसा, V1 माइनस V2, लेट से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, हमेशा ऐसे ही करता है, ठीक है। तो एनर्जी एक्चुअली लूज़ होती है, चार्ज एनर्जी लूज़ करता है, ये ध्यान में रखना, ठीक। चार्ज एनर्जी एक्चुअल में लूज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, जैसे इस पॉइंट के पोटेंशियल्स अगर मैं मार्क करूँ, मान लेते हैं लेट्स से इसको मैंने बोला V1, इसको मैंने बोला V2, ठीक है। इसको मैंने कहा V2 एक्चुअल में कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, V2 हो जाएगा V1 प्लस E2, ठीक है क्या? और ये चीज़ कितनी हो जाएगी अपने पास, ये भी वही है V1 प्लस E2, ये कितना हो जाएगा अपने पास, करंट अगर ऐसे अगर जा रहा है तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास V1 प्लस E2 माइनस V2, ऐसा। और फिर ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा, तुम्हें एक्चुअल में पोटेंशियल मार्किंग आती नहीं होगी, तुम्हारे लिए ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी फिर ऐसे में, है ना। तो इसको मैं ऐसे सिखा देता हूँ तुम्हें, पोटेंशियल मार्किंग के बिना अगर मुझे ये चीज़ तुम्हें सिखानी हो तो इसको मैं ऐसे सिखा सकता हूँ। इस तरह के सर्किट का इस्तेमाल डेरिवेशन के लिए करना ठीक नहीं रहेगा ना, वो चीज़ तुम्हें ही समझ में नहीं आएगी फिर। तो इसको तुम ऐसा देख सकते हो, अगर मैं सिंपल सा एक सर्किट अगर रखता हूँ,
है ना, आर एक ही रेजिस्टेंस अगर हम लोग रखते हैं और मान लेते हैं एक ही मैंने सोर्स ऑफ ईएमएफ अगर रखा ऐसा ई, ठीक है। तो इसके ज़रिए तुम्हें बहुत आसानी से एक्चुअल में वो चीज़ समझ में आ जाएगी। मान लेते हैं इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ लेट्स से जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो एक्चुअल में क्यू फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, ध्यान से देखोगे, जैसे जब चार्ज एक्चुअल में यहाँ से यहाँ मूव करेगा, जब चार्ज मान लेते हैं, अच्छा ये मैंने उल्टा मान लिया है, ठीक है, इसको ऐसा कर लेता हूँ। तो जब चार्ज ऐसा ऐसा फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो होगा ये, जब चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा तब उसने एनर्जी गेन की, और जब चार्ज एक्चुअल में यहाँ से यहाँ मूव करेगा तब उसने एनर्जी लूज़ की। और कितनी एनर्जी लूज़ की, जितना इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो, ठीक, कितनी एनर्जी लूज़ की, वो ऐसे लिख लोगे Q टाइम्स, है ना, एनर्जी लॉस्ट बाय द चार्ज व्हेन इट इज़ मूविंग अक्रॉस द रजिस्टर कैपिटल R। तो एनर्जी लूज़ कितनी करेगा, इस रजिस्टर R के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब मान लेते हैं इसको मैं बोल देता हूँ V1, इसको मैं बोल देता हूँ V2, ऐसा। तो V2 इज़ एट अ हायर पोटेंशियल कंपेयर टू V1, क्योंकि चार्ज किस तरह से किस तरफ फ्लो कर रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमेशा फ्लो करता है वो, ठीक है। तो एक्चुअल में कायदे से जो तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है रजिस्टर आर के अक्रॉस, ठीक है, कितना हो रहा है वो V2 माइनस V1, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जब चार्ज एक्चुअल में मूव कर रहा है तो QE एनर्जी गेन कर रहा है, और फिर यहाँ से यहाँ एक्चुअल में जब चार्ज मूव कर रहा है तो इतनी एनर्जी लूज़ कर रहा है, देखो ये वाली एनर्जी, ठीक है क्या, मैग्नीट्यूड वाइज ये इतनी एनर्जी एक्चुअल में चार्ज लूज़ कर रहा है, ठीक है, इतनी एनर्जी चार्ज एक्चुअल में लूज़ कर रहा है, ठीक। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पर QE, ठीक है क्या, प्लस एनर्जी लॉस्ट को मैं कैसे किस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा, माइनस साइन के साथ, क्योंकि एल्जेब्रिक मेरे को समेशन लेना है ना, तो माइनस Q टाइम्स V2 माइनस V1 सब बराबर 0, क्योंकि एक सर्किट में जितनी एनर्जी गेन किया चार्ज ने वापस, क्योंकि उसी पोजीशन तक मैं पहुंच रहा हूँ, एक कंप्लीट लूप अगर मैं कर रहा हूँ तो जितनी एनर्जी मैंने गेन की उतनी एनर्जी मैं लूज़ भी कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं वापस उसी पोजीशन पर पहुंच रहा हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था, ठीक। तो ऐसा करते बराबर तुम यहाँ देख सकते हो, ये Q और Q कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद क्या आ जाता है तुम्हारे पास, E इक्वल्स टू V2 माइनस V1। और हम लोगों को पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर क्या रहता है तुम्हारे पास, IR। तो इसमें मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट E माइनस IR, है ना, इक्वल्स टू 0। या फिर अगर मान लेते हैं एक से ज़्यादा अगर रेजिस्टेंसेस अगर रहते, ठीक, तो उसमें इस अलजेब्रिक लॉ को तुम और किस तरह से बता सकते थे, जैसे अगर फॉर मोर देन वन रेजिस्टेंस एंड फॉर मोर देन वन सेल, हम लोग इस चीज़ को अगर जनरलाइज अगर करते तो कुछ इस प्रकार से कर सकते थे, R1 R2 ऐसा R3, ठीक है, ये मान लेते हैं E1 E2 E3, ठीक है, ये ऐसा अगर है तुम्हारे पास, है ना, जनरलाइज्ड KVL क्या बोल सकता हूँ मैं, जनरलाइज KVL क्या बोल सकता हूँ भाई, यहाँ से यहाँ जब चार्ज एक्चुअल मूव करेगा तो कितनी एनर्जी गेन करेगा, QE3। यहाँ से यहाँ जब चार्ज मूव करेगा तो कितनी एनर्जी गेन करेगा, इतनी, QE2। यहाँ से यहाँ जब चार्ज मूव करेगा तो कितनी एनर्जी गेन करेगा, QE1। फिर यहाँ से यहाँ जब एक्चुअल में चार्ज मूव करेगा तो कितनी एनर्जी लूज़ करेगा, QV1। अगेन यहाँ से यहाँ QV2, यहाँ से यहाँ QV3, ठीक है। तो V1 इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, समझ गए। V1 एक नंबर है अभी के लिए, और जो साइन की जहाँ तक बात है तो मैं गेन या फिर लॉस्ट की साइन अपने आप से लगाऊंगा, समझे, ठीक है, ध्यान रखना। दीज आर ऑल एनर्जी गेंड, है ना, ये एनर्जी गेन बता रहा है, ठीक है, ध्यान रखोगे, एनर्जी गेंड बाय द चार्ज, और ये यहाँ से यहाँ तक एक्चुअल में दिस इज एनर्जी लॉस्ट बाय द चार्ज। तो यहाँ नियम अगर मुझे बनाना हो तो बड़ी आसानी से बना सकता हूँ मैं। एल्जेब्रिक समेशन अगर मैं उठाता हूँ QE1 प्लस QE2 प्लस QE3, है ना, माइनस QV1 माइनस QV2 माइनस QV3 बराबर कितना आएगा, 0, है ना। बाय एनर्जी कंजर्वेशन
मैं ऐसा बड़ी आसानी से कह सकता हूँ, ठीक है। और क्यू को कैंसिल ऑफ कर दूंगा, ये हट जाता है तुम्हारे पास, ठीक है। क्यू को अपन कैंसिल ऑफ कर देंगे तो ये चीज़ कितनी आ जाती है, देखो E1 प्लस E2 प्लस E3 है ना, माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 बराबर 0। अच्छा, E1 प्लस E2 प्लस E3 मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR3 बराबर 0, ठीक। बाय ओम्स लॉ I इक्वल्स टू R1 होता है ना, सॉरी V इक्वल्स टू IR होता है। क्लियर है बात। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रजिस्टर कितना होता है, IR ही तो होता है। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा E प्लस सिग्मा IR है ना बराबर 0, दैट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल differences and EMFs across a loop is 0, ठीक है बात। तो इस चीज़ को बेसिकली KVL कहा जाता है, दिस इज़ नथिंग बट KVL, ठीक है। ये KVL है एक्चुअल में, ठीक है। तो इसका भी हम लोग इस्तेमाल बहुतायत में करेंगे, समझे। इसका मैं इस्तेमाल करते हुए तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ देखोगे, जैसे अगर मेरे पास ये एक सर्किट है, R1 है, ये मान लेते हैं R5 है ना, ये लेट्स से E1, ठीक। ये बना हुआ है तुम्हारे इधर R3, तुम्हारी बुक का ये एग्जांपल उठा रहा हूँ मैं। ये बना हुआ है R2, ये बना हुआ है E2 एंड दिस इज़ R4, ऐसा कुछ, ठीक है। और जो इन्होंने करंट्स लिए हैं, मान लेते हैं इस ब्रांच में है I1, एक ब्रांच में एक ही करंट रहती है, बात ध्यान में रखोगे, 1 ब्रांच 1 करंट, ठीक है। एक ब्रांच में एक ही करंट रहेगी, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, एक ब्रांच में एक करंट, ठीक। यहाँ पर लेट्स से तुम्हारे पास है ना I3, तो यहाँ पर मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि करंट है I2। अच्छा, इसके अलावा बस सारी ब्रांचेस में करंट तो मैंने अज्यूम कर लिए, ठीक है क्या। एक ये ब्रांच हो गई, ठीक है क्या, उसके बाद ये एक ब्रांच हो गई, और उसके बाद ये एक ब्रांच हो गई, है ना, ये एक ब्रांच हो गई तुम्हारे पास, ठीक है। तो 3 करंट हो जाती है तुम्हारे पास। अच्छा, अभी इक्वेशंस अगर तुम्हें लगानी पड़े तो इस तरह से तुम लगा सकते हो। पहली इक्वेशन तो KVL लगा लो, KCL लगा लो। इस पॉइंट पर अगर मैं जंक्शन लॉ अगर लगाता हूँ, KCL लगाता हूँ, नामकरण कर लेते हैं पहले। ये हो जाता है A, इसको बोलो B, ये हो गया C, ठीक हो गया D, दिस इज़ F। E कहाँ मार्क किया है इसने, E तो मार्क ही नहीं किया, क्या झंडू बुक। अच्छा, E इसीलिए मार्क नहीं है, E1 और E2 मार्क किया मेरे ख्याल में, E F G ऐसा, ठीक है। तो यहाँ देखो, एट जंक्शन B, ऐसे ही लिखना तुम भी, है ना। जंक्शन B पर क्या होगा, देखो इनकमिंग करंट कितनी हो गई I1 प्लस I2, आउटगोइंग करंट कितनी हो गई देखो I3, ऐसा U बाय KCL, ऐसा। इसी तरह से तुम भी रीजनिंग अपनी लिखोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर लूप फॉर लूप, कौन सा लूप, ABFGA, कहाँ गया भाई, ABFGA, ठीक है, बढ़िया। यहाँ शुरू हो रहा है वहीं ख़त्म हो रहा है, ABFGA है ना, जहाँ शुरू वहीं ख़त्म, ठीक। तो उसमें किस तरह से लगाओगे तुम, जब रजिस्टर के अक्रॉस हम लोग मूव करते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप करता है, ठीक है क्या। यहाँ से यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ से यहाँ जब मैं मूव करूँगा तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। कितना ड्रॉप हो रहा है, करंट टाइम्स रेजिस्टेंस, करंट टाइम्स रेजिस्टेंस, ऐसा, ठीक। तो ड्रॉप के लिए मैंने माइनस साइन यूज़ किया, I1 R1 ऐसा, ठीक। बहुत ही आसान है इसको अप्लाई करना। उसके बाद यहाँ से यहाँ जब मैं मूव करूँगा तो अगेन पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। कितना ड्रॉप होगा, I3 R5, ड्रॉप के लिए मैंने अगेन माइनस साइन यूज़ किया, I3 R5, ठीक है क्या। उसके बाद देखो, यहाँ से यहाँ जब मैं मूव करूँगा, ठीक है, तो करंट कैसा है मेरे पास, I1 है। यहाँ से भी करंट कितना गुजर रहा है, ये भी I1 ही करंट है, एक ब्रांच एक ही करंट है, ऐसा, ये I1 ही है, ठीक है क्या, ऐसा। तो यहाँ से यहाँ एक्चुअल में जब मैंने मूव किया,
यहाँ से यहाँ जब मैंने मूव किया है ना, मैं पूरा एक लूप कंप्लीट कर रहा हूँ ना ऐसा, तो जितने भी मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंसेस और जितने भी मेरे पास ईएमएफ्स आएंगे उसको साइन के साथ अप्रोप्रिएटली लिख रहा हूँ। साइन के साथ कैसे लिखा जाता है ये चीज़ प्रायर वीडियोज़ में ऑलरेडी बताई जा चुकी है। किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब तुम मूव करते हो तब पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और जब कभी ईएमएफ तुम्हारे पास इनकाउंटर होता है तो कभी भी जब तुम ईएमएफ में माइनस से प्लस की तरफ मूव करते हो, है ना, तो माइनस से प्लस की तरफ जब भी तुम मूव करते हो, ये ऐसा माइनस या प्लस, है ना, लोअर से हायर की तरफ जब भी तुम मूव करते हो, तो इसमें ईएमएफ में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की जब भी कभी तुम अगर मूव करोगे तो उसमें प्लस E1 लिखना, ऐसा, ठीक है क्या। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ऐसे तुम्हें पहले। तो -I3R5 के बाद हो जाएगा -I1, है ना, -I1R3 ऐसा, एंड देन उसके बाद हो जाएगा +E1, ठीक है, बराबर 0, ठीक। ये इसके अक्रॉस मूव करने पर, क्योंकि मैं करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ इसीलिए पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक। तो ये मैंने ड्रॉप लिखा। उसके बाद क्योंकि मैं माइनस से प्लस की तरफ ऐसा मूव कर रहा हूँ, सेल के अक्रॉस कैसा नियम रहता है, अगर तुम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अगर जाओगे तो ईएमएफ में ऐसा लिखना गेन, समझे, गेन इन पोटेंशियल होता है ऐसा, ठीक। तो यहाँ पर यूजिंग KVL ऐसा लगा देना, बाजू में KVL ऐसा, ठीक है, ऐसा लगा दो। और उसके बाद फॉर लूप, एक और लूप जैसे अगर मेरे पास है तो उसकी भी इक्वेशन लिख लेते हैं, BCDFB, है ना, BCDFB। कोई ऐसा लिखने में कोई ऐसे ज़्यादा मेहनत जाती नहीं है, जहाँ शुरू कर रहे हैं वहीं ख़त्म कर रहे हैं, तो फटाफट लगाते चलें। चलो इस बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ जब जाएंगे तो ड्रॉप कितना होगा, I2R2, ठीक है, लिख लिया मैंने। उसके बाद देखो ध्यान से, जब यहाँ से यहाँ मूव करोगे, यहाँ से यहाँ मूव करोगे तो कितना ड्रॉप होगा, I3R5, ठीक है, I3R5, है ना, I3R5। अच्छा, उसके बाद फिर जब यहाँ से यहाँ जाओगे, ये यहाँ से यहाँ जब तुम जाओगे तो भी I3R4 ड्रॉप होगा, यहाँ से यहाँ जाने पर अगेन ड्रॉप होगा, ठीक है क्या, कितने का ड्रॉप होगा देखो, I3 कहाँ गया, R4, ठीक है। अब देखो, अब सेल के अक्रॉस तुम मूव कर रहे हो, ये यहाँ से यहाँ सेल के अक्रॉस मूव करने पर गेन होगा, ठीक है क्या, क्यों गेन होगा, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ, तो ये यहाँ से यहाँ ऐसा, ठीक है क्या, तो +E2, क्लियर है, ये हो जाता है +E2 बराबर 0। ये बाजू में ब्रैकेट में लिखोगे KVL ऐसा, ठीक बात, ओके। तो इस तरह से इक्वेशंस लिखी जाती है, बस हो गया 3 इक्वेशंस। और वेरिएबल कितने हैं मेरे पास, I1, I2 और I3, ठीक है क्या, I1 और I2 और I3, सॉल्व फॉर I1, I2 और I3, ठीक। तो इसमें कुछ लोग एक्चुअल में ऐसा भी करते हैं डायरेक्टली, एक्चुअल में यहाँ पर जैसे अगर I1 उन लोगों ने यहाँ से यहाँ अगर मानी है तो उसमें वो लोग कैसे करते हैं, जैसे I3 यहाँ से यहाँ तक गुजर गई तो इसी स्टेप में यहीं पर डायरेक्टली लिख देते हैं I2 को I1 - I3, मतलब KCL पहले ही स्टेप में अप्लाई कर ही देते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स अज्यूम करते टाइम ही। कौन है चाहेगा कि एक वेरिएबल बढ़े, समझे क्या, तीसरा वेरिएबल कौन चाहेगा कि फालतू में आ जाए, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हो, उठाओ खटाक से ख़त्म करो, ठीक है, लेकिन तुम्हारी मर्ज़ी जैसा तुम करना चाहो, ठीक है। तो इसके बाद अब आगे न्यूमेरिकल सॉल्व हम लोग करते हैं, ठीक है क्या।